Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 6, that is post independence era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. Our today's topic is economic reforms. हमें पढ़ने हैं कि तरजीहात क्या थे, क्या तरजीह रहे हैं जो ये नेसेंट स्टेट थी, जो ये इमर्जिंग स्टेट थी, इसके क्या तरजीहात रहे। पहले हम आज स्टडी करेंगे इकनॉमिक रिफॉर्म्स, इक़्तिसादी तौर पर क्या इस्लाहात की गई, इनको आज पढ़ेंगे। फाइन। इसमें जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे, नंबर 1 लैंड रिफॉर्म्स, नंबर 2 एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, नंबर 3 एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कश्मीर चलो कंपेन, ये हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे। आज हम पहले 3 को डिस्कस करेंगे, दैट्स लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहला लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स कि ज़मीनी इस्लाह क्या हुआ। फाइन। इट मीन्स कि जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो मीन कि जो मुल्क है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, उससे लेकर जो प्रॉब्लम्स है उनमें कैसे इस्लाह लाया जाए। उनमें अगर ज़रूरत होगी अबाउट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड तो वो भी किया जाता है, दे रिडिस्ट्रीब्यूट द लैंड एज वेल। तो इसमें हम पहले जो नई रजीम यहाँ पर बन गई थी अंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो काफ़ी पुरजोश थी। वो चाहती थी कि जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो उसको बरोए कार ला सके, उनको इसको रियलिटी बना सके। और 1948 में जो गवर्नमेंट है हेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसने एबॉलिश किया जागीर्स को, मौफीज़ को, मुकर्ररीज़ को, इसको इन चीज़ों को ख़त्म किया। जागीर क्या होता है? जागीर एक लैंड होता है जो स्टेट देती है किसी शख्स को, जो वो सर्विसेज देता है, जो वो खदमत करता है मुल्क की, उसके इवज़ उसे ज़मीन दिया जाता है, इसको जागीर कहा जाता है। और ये जो शख्स होता है इसे जागीर दिया जाता है, उसके पास ये हक होता है रिन्यू कलेक्शन का उस लैंड से। फाइन, उसको हम जागीर कहते हैं। नंबर 2 इज़ मौफीज़। मौफीज़ को भी ख़त्म किया गया। मौफीज़ वो लैंड होता है जिसमें लैंड रिन्यू पे ना करना पड़े। मौफीज़ मीन्स जो जस्ट फॉरबिडन, यहाँ पर जो लैंड रिन्यू होता है वो फॉरबिडन होता है, वो माफ़ किया जाता है उन अशखास को, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलीजियस प्लेस होंगे उनको भी माफ़ किया जाता है। नंबर 3 इज़ मुकर्ररीज़। मुकर्ररीज़ वो होता है जो फिक्स्ड कैश ग्रांट होता है, जो अतिया दिया जाता है बट इन कैश फॉर्म। फाइन। तो इन चीज़ों को माफ़ किया गया, लेकिन यहाँ पर एक कंसेशन दी गई, जो रिलीजियस प्लेसेस थे, जो मजहबी जगह थे, उनको ये माफ़ किया गया। उनके के पास जो जागीर्स थे, जो मौफीज़ थे, जो मुकर्ररीज़ थे, उनको माफ़ किया गया। और इसके क्या किया गया, जो चकदार से उनको मनसूख किया गया, जो उनको लैंड रिन्यू दिया जाता था उनको मनसूख किया गया। चकदार क्या होता था? चकदार एक इंटरमीडियरी होता था बिटवीन प्रोप्राइटर एंड कल्टिवेटर। एक मालिक जो होता है और एक जो काश्तकार होता है, उसके दरमियान एक शख्स होता था जो एज इंटरमीडियरी काम करता था बिटवीन प्रोप्राइटर एंड कल्टिवेटर, मालिक और काश्तकार के दरमियान। इसके हम चकदार कहते हैं। और ये चकदार जो रिन्यू कलेक्शन करता था इसको भी ख़त्म किया गया। और इसी साल क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम का नाम है ग्रो मोर फूड स्कीम। ज़्यादा गुज़ा बनाओ, ज़्यादा गुज़ा प्रोड्यूस करो, तो ये स्कीम भी लॉन्च की गई। इसके बाद और एक स्कीम आई, दैट्स कॉल्ड टीनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। ये क्या है, जो टीनेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, उनके जो मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए नए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाई, जो स्टेट टीनेंसी एक्ट था 1924 का, उसमें तब्दीली लाई। इसमें क्या हुआ, जो टेन्योर ऑफ टीनेंट था, जो ये काम करने वाला था, जो किराएदार था, इसके लिए एक फिक्स टेन्योर रखी गई, एक मुद्दत फिक्सड की गई, कितने टाइम तक उसको काम करना पड़ेगा, कितने टाइम तक ये ज़मीन पर काम कर सकता है। और इसकी जो रेंट है, जो किराया है, वो भी उसकी जो मैक्सिमम कैप है वो फिक्स की गई। फाइन। इस तरह से और एक एक्ट लाया गया, इसे कहा जाता है डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। इसमें जो मकरूज़ टेनेंट थे, जो तंग दस्त थे, उनको रिलीफ देने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसका जो पर्पज़ था, मकसद था, इसमें डेट रिकन्सिलेशन बोर्ड्स बनाए गए, जो
जो कर्ज़ के रिलेटेड बोर्ड्स बनाए गए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में, जैसे अनंतनाग में, बारामूला में, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, इन 5 डिस्ट्रिक्स में डेट कंसलेशन बोर्ड्स बनाए गए। और इसमें जो एग्रीकल्चर थे, जो आर्टिजन थे, जो हमारे पास जो विलेज में जो अनस्किल्ड लेबर थे, उनका जो बर्डन था जो जमा हो गया था, इसको जो माफ़ करने की कोशिश की गई, इनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। और इसमें सबसे जो बड़ा एक्ट था दैट वाज अबाउट बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। जो बड़े जागीर थे उनको एबॉलिश किया गया 1950 में। इट्स कॉल्ड बिग लैंड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। इस एक्ट के ज़रिए जो लैंडलॉर्डिज़म था, जो जागीरा निज़ाम था, वो ख़त्म किया गया। इसमें जो बंदा जिसके पास 180 से ज़्यादा कनाल होगा तो उसको वो यस हैंड ओवर दैट, वो मालिक रह सकता है सिर्फ 180 कनाल तक। इट मीन्स 22.5 एकर्स। और जो बाकी जो लैंड होगा उसको ट्रांसफ़र करनी है ओनरशिप टुवर्ड्स टेलर, जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, जो टेलर्स हैं, फिर वही उनके मालिक बनेंगे। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है, इट वाज गिवन टू द टेलर्स विदाउट कंपनसेशन। जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई। फाइन। जो एक्स प्रॉपराइटर थे, जो मालिक थे, जो पुराने मालिक थे, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई। इस तरह से लैंड लॉर्डिज़म जो जम्मू एंड कश्मीर में था, चूँकि इकॉनमी जो थी इट वाज एग्रीगेरियन इकॉनमी, तो यहाँ पर एक बड़ा कदम लिया गया कि बिग लैंड स्टेट्स एक्ट एबॉलिशन एक्ट लाया गया 1950 में। इसका असर क्या हुआ? इससे जो प्रिविलेजेस थे, जो इम्तियाजी हक था लैंड लॉर्ड्स का, उसको ख़त्म किया गया। और जो पोजीशन थी हमारे पास जो पीजेंट्स की, उसको जो उनको जो एतमाद था रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ द लैंड, वो बहाल किया गया। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन अगर मैं बताऊंगा, डैनियल थॉर्नर एक हिस्टोरियन और इकनॉमिस्ट रहे, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो लैंड रिफॉर्म, इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन इन डिफेक्ट्स के बावजूद भी ये जो प्रोग्राम था लैंड रिफॉर्म्स का, ये काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। जो पीजेंट्री के दरमियान जो फियर था, जो डर था, वो इसने ख़त्म किया बिकॉज ऑफ दिस लैंड रिफॉर्म्स। और इसमें एक डायनेमिज्म आया एग्रीकल्चर सेटिंग में। फाइन। एक तवानाई आई, और इसमें जो सरमायाकारी फिर बढ़ गई। इसमें जो फ़ायदा जिन्होंने लिया वो यही जो ज़िम्मेदार थे, जो टीनेंट थे, उनने काफ़ी इससे फ़ायदा उठाया। और इससे इनकी इकनॉमिक इमेंसिपेशन हो गई पीजेंट्री की। इसमें फिर जब इकनॉमिकली वो वेल ऑफ हो गई, इट मीन्स उनमें सोशल एडवांसमेंट भी हुआ, जिससे ये हुआ कि उनके बच्चे फिर पढ़ने लगे। वो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी या कल्चरल एडवांसमेंट भी इससे हुआ। और इससे क्या हुआ, जो रिफॉर्म्स थे, जिससे जो टैक्सेशन था, मकसद इन रिफॉर्म्स ये था जो टैक्सेशन था उसको रिड्यूस किया जाए, जिस वजह से अदम इत्मीनान था, डिसकंटेंट था लोगों में महाराजा के वक़्त में। और इसमें आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे, ये जो कंडीशन थी लैंडलेस लेबरर्स की, उससे इम्प्रूव नहीं हुई। और क्योंकि जो लैंड लॉर्ड्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो उनसे लैंड जो है वो छीना जाए। इस वजह से उनमें भी थोड़ा वो नाराज़ थे। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट थे उनसे काफ़ी नाराज़ थे। फाइन। लेकिन जो असरात थे लैंड रिफॉर्म्स के, इसके काफ़ी सियासी नताइज निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उसका जो सपोर्ट बेस है, जो हिमायतों का जो एक बेस है, वो खड़ा हो गया। और लेकिन जो लैंडलॉर्ड क्लास था वो उसके नाराज़ हो गए, और उन्हें एक ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ। फाइन। सो दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। जो एग्रीकल्चर किस तरह एक्सपेंड किया गया और किस तरह से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए गए। जो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन है, इसको काफ़ी ज़ोर दिया गया 1950s में, और बहुत सारे मजबूत इकदाम उठाए गए ताकि जो इरिगेशन पर्पज़ जो टैप वाटर रिसोर्स है उनको बरोकार लाया जा सके। और एक डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन यहाँ पर बनाया गया जिसे हम कहते हैं पब्लिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इरिगेशन को काफ़ी ज़ोर दिया गया। जो मंसूबे थे, जो 5 साल मंसूबे थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान थे, उनमें काफ़ी ज़ोर दिया गया इरिगेशन को लेकर।
फाइन। और इस वजह से क्या हुआ, जो एनुअल ग्रोथ रेट है फ्रूट प्रोडक्शन की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। अगर इन काउंट्री टर्म्स हम बात करें, इन 1951-52 उसमें 82.56 लेक माउंट्स थे, और ये बढ़कर 64-65 में 166.10 लेक बढ़ गई, माउंट्स बन गई। माउंट क्या होता है, एक माउंट होता है तकरीबन 37 kg। फाइन। सो इट वॉज अबाउट द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, किस तरह से किया गया और इसमें किस तरह से इरिगेशन पर जोर दिया गया। इसके बाद एक नया फेज होता है एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स पर जोर दिया गया। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, वो कंपनी होती है जहाँ पर जो ओनरशिप होती है या तो पूरी तौर से या पार्शली, जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं या जो किराएदार होते हैं, तो वही उस कंपनी को ओन करते हैं, इसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। कोऑपरेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया ताकि जो 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 गाँव की जो लाइफ है वो इक़्तिसादी रिफॉर्म्स में आ सके, इकनॉमिक रिफॉर्म्स का हिस्सा बन सके। और ये काफ़ी अहम रहे। जो जो मकरूज़ थे, जो कर्ज़दार थे, जो डेट इश्यूज़ थे, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो सरमायाकारी थी क्रॉप्स की, ज़मीन प्रोवाइड करना कल्टिवेशन के लिए ऑन लीज ऑन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो या इनक्रेज करना जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स था ऑन टाइम, उसको इनक्रेज करना, ये किससे पॉसिबल हो सका, बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव्स। लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कोऑपरेटिव्स उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो इकॉनमी थी स्टेट की उसको रिवाइव करने में। So that's all for today. Today we learned about the economic reforms part 1, regarding land reforms, regarding agriculture expansion, and regarding the era of cooperatives. That's all for today. Thank you very much.